नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। और आपको बता दें कि फरीदाबाद में मंत्री मूलचंद शर्मा को कोविड-19 मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते मंत्री मूलचंद शर्मा अस्पतालों में पहुंचे और कोविड-19 के सेंटरों में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने मौके का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि हम लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के लिए मॉनिटरिंग एवं कोविड-19 मैनेजमेंट की जिम्मेदारी निभाते हुए हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिले के बादशाह खान अस्पताल, बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल सहित कोविड सेंटरों में सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि अपने जिले के ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद में लगी हुई है। प्रदेश की सरकार द्वारा समय पर दवाइयां, ऑक्सीजन, डॉक्टरों की सलाह और मरीजों को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा जारी रेट लिस्ट पर अपने अस्पताल के बाहर चस्पा करें और ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर महामारी के इस समय में बिना लाभ कमाए लोगों की सेवा करें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान बल्लभगढ़ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर टीसी गिडवाल से लोगों को लगाई जा रही वैक्सीनेशन के कार्य का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सेक्टर 3 सामुदायिक भवन में बनाए गए कोविड-19 पर पहुंचकर जो कोविड-19 का सेंटर बनाया गया उस पर पहुंचकर डॉक्टर गिडवाल और डॉक्टर योगेंद्र सिंह से सारी जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि सामुदायिक भवन में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। इसके अलावा तिगांव गांव के स्वास्थ्य केंद्र में भी सुविधाओं का जायजा लिया और यहां भी कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध मिले और लोगों को लगाई जा रही वैक्सीनेशन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दिया। यहां की सारी जानकारी डॉक्टर श्वेता भड़ाना ने दी और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 37 और बल्लभगढ़ के तिगांव रोड स्थित शमशान घाट का भी दौरा किया। यही नहीं, बीके अस्पताल जाते वक्त नीलम फ्लाईओवर पर एक गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी नजर आई तो परिवहन मंत्री ने गाड़ी रुकवा कर उस गाड़ी में बैठे लोगों से पूछताछ की और गाड़ी के ऑक्सीजन ले जाने की परमिशन को देखने के बाद ही उसे जाने दिया। तो फरीदाबाद में मैंने बल्लभगढ़ से शुरुआत करी। बल्लभगढ़ के जहाँ कोविड के लोग जहाँ वैक्सीन लग रही थी, 500 आदमी रोज वैक्सीन लग रही है। 18 साल से ऊपर वाले और डबल वैक्सीन का वहाँ काम चला हुआ था। और जहाँ पे कोविड सेंटर सेक्टर 3 में है वहाँ भी 15 लोग थे, 28 बेड खाली थे, ऑक्सीजन पूरी थी उनके पास। तिगाम में भी यही था, वहाँ भी कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, 400 कोविड के रोज इंजेक्शन वैक्सीन। और वहाँ भी 10 बेड थे, 4 पे मरीज थे, 6 खाली थे, ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम था। जहाँ ऑक्सीजन वैक्सीन की बात करें, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है जी, वैक्सीन नहीं, दवाई का इंतजाम करो, इन सारी जगह में बीके में भी आया हूँ। बीके में भी क्या है कि ऑक्सीजन की प्लांट है, इससे भी 75 बेडों पे ऑक्सीजन की सप्लाई परसों तक चालू कर देंगे, तो 25 की पूरी है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पूरी है। किसी भी सेंटर प्राइवेट सरकारी सब जो ऑक्सीजन सबको मिल रही है। जहाँ वैक्सीन है वो भी पूरी है, दवाई भी पूरी है। पर धीरे धीरे जो हालात 4 दिन पहले थे, आज हालात उससे नीचे हैं, कम हैं, मरीज भी कम निकल रहे हैं और ठीक होके भी ज़्यादा जा रहे हैं। मैं शमशान घाटों पर गया, कहते शमशान घाटों पर लकड़ी नहीं है। मैंने बल्लभगढ़ का शमशान घाट चेक करा, 37 का शमशान घाट चेक करा और मैंने ओल्ड का करा। बल्लभगढ़ में अभी 1000 क्विंटल लकड़ी प्लस में है। बदरपुर 37 वाले पे दिल्ली का पूरा प्रेशर है, वहाँ पे 800 क्विंटल। चलिए की खबर की और फरीदाबाद के साहपुरा गांव में पंचायती जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उस वक्त हमला बोल दिया जब दूसरा पक्ष अपनी मां के साथ खेतों में जमीन पर सफाई का काम कर रहा था। घायल पक्ष का कहना है कि उनका मामला पहले सुलझ गया था, लेकिन अचानक दूसरा पक्ष जो कि किसी पार्टी से भी नाता रखता है, हथियारों से लैस होकर आया और लाठी डंडों से उसके परिवार पर हमला कर दिया। उसके पास काफी हथियार और बंदूक भी थे, जिसमें उसकी मां को गहरी चोटें आई हैं और वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनको सूचना मिलने पर वो तुरंत मौके पर पहुंचे और कुछ जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडों से एक पक्ष पर हमला किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हम यहाँ मौके पे आए, पीड़ित पक्ष को हॉस्पिटल में पहुँचा दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनका जिन पर जो घायल हुए हैं उनका कुछ कहना था, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, क्या है मामला?
उनके ओर से ये कहा गया है कि भाई ये पंचायती ज़मीन है और दूसरे पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं। बस इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मैं आज सुबह अब मम्मी के साथ अपने साथ आया था, 3 बच्चे में छोटे छोटे फावड़े कुल्हाड़ी थी जिसकी मैं अपनी सफाई कर रहा था। मैं बड़े बूढ़े ने पाथरा गोबर वगैरह सफाई कर रहे थे अपने यहाँ पे लोट की। उसके बाद हमने तरोई मिट्टी मंगाई थी। उसने दबंग आदमी नैनपाल का नाम ले रहा था, विधायक बीजेपी का जोगेश नाम है, वह लगातार ब्लॉक मेंबर था। हमें कानून कार्रवाई हुई पहले जब हमारा समझौता हो गया, लेकिन आज मौजूद उसने अपने दोनों लड़के, एक लड़का फौजी है, एक दूसरा छोटा था नहीं था, एक बड़ा अपने खुद डंडा था, रोड फौजी पे रोड थी, उस पर डंडा था छोटे पे, पिताजी पे सारे पिस्टल मारूं, कारी सी चीज़ ही मेरे ऊपर पिस्टल है, बंदूक क्या हथियार था इस पे। उसने आके मुझे धमकी फमकी, हमें मैं मम्मी के रोड फोड पिस्टल गोली तो नहीं चलाई इसने, हाँ था हाथ में उसमें, ये थी सब कहानी। ये इसने हम अपनी सफाई कर रहे थे, ये सफाई हम अपनी सफाई कर रहे थे, उसके फिर दबंग आके आदमी आके हम मारा पीटा सब। कितने लोग थे वो जिन्होंने हमला 3 किया थे सर? सर। किस चीज़ से हमला किया आप लोगों को? एक रोड थी, एक पिस्टल थी, एक डंडा था सर, जिसके हमारे निशान पर रहे रोड के और डंडा के, पिस्टल के उसने चलाई नहीं थी क्या सर। पुलिस को सूचना दे दी गई थी? दी थी, वो न्योकर तुम ही आ जाओ, पुलिस बाद में आई थी। जब मैंने मीडिया के सारे में मीडिया आ रही है, मीडिया पहुंच गई, फिर पुलिस बाद में आई है। आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, आपके माध्यम से मेरी सुनवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सख्ती के साथ निर्देश दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश में सड़कों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग फालतू में घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। इसलिए कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, मामला बेहद ही गंभीर है। इसलिए जितना हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये साथ ही साथ ये सख्ती से निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने। अनिल विज ने कहा है कि बेवजह घूमने वालों के चालान काटे जाए ताकि लोग मामले की गंभीरता को समझें। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में गृह मंत्री के आदेश पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद जिले में ट्रैफिक पुलिस से लेकर थाना चौकी तक की पुलिस भी लगातार सख्ती से अपना काम कर रही है और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है कि कहीं कोई गैर जरूरी काम के सड़कों पर तो नहीं घूम रहे। पुलिस द्वारा लॉकडाउन की पालना को लेकर अवहेलना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां फरीदाबाद के बाजार पूर्णतः बंद हैं, तो वहीं मेडिकल स्टोर को छोड़कर राशन की दुकानों को भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। शहर में पुलिस की गश्त लगातार दिन भर चलती रहती है, यहां तक कि शहर के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस जांच कर रही है। वहीं शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी थाना और चौकी की पुलिस बेवजह घूमने वालों को सबक सिखा रही है। यहां तक कि पुलिस द्वारा ऐसे लोगों से उठक बैठक भी लगवाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कृष्णा ने बताया कि उनके द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर वाहनों में या तो मरीज होते हैं या फिर कोई दवाई लेने जा रहा होता है। लेकिन अगर कोई बेवजह घूमता हुआ मिलता है तो बाकायदा चालान काटे जाते हैं। और NIT फरीदाबाद 2 नंबर चौकी क्षेत्र में भी पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई दे रही है कि वो लोग सख्ती रख रहे हैं। और NIT फरीदाबाद 2 नंबर चौकी क्षेत्र में भी पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाहनों को रोककर जांच कर रही है और कहीं कोई बेवजह तो सड़क पर नहीं घूम रहा। पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मवीर ने बताया कि इलाके में तमाम बाजार बंद हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हमने एक अभियान चलाया हुआ है BK चौक पे, सभी को रोक के समझा रहे हैं अगर कम से कम लिख लो, जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो उसी टाइम लिख लो। पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी चल रही है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे ऑटो हो, सबको रोक के समझा रहे हैं। जिसके पास है उनका पास देख के उनको जाने दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उनको वापस भेज रहे हैं। ऑटो में 2 से फालतू सवारी है उनको उतार रहे हैं। ठीक है, जो बीमार आदमी है उन्हीं को जाने की इजाज़त है, नहीं तो वापस भेज देते हैं ऑटो वालों का, अपने वापस जाओ। अभी भी कई लोग जो हैं बहानेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही यातायात के नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। हाँ, बहानेबाजी करके भी निकल रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैं यहाँ दवाई लेने गया था, वाहियात में 10% ही घूम रहे हैं तकरीबन, वैसे मरीज हैं। ये हमने चेक करके देख लिया, गाड़ियों में भी, मोटरसाइकिलों में भी, 3 व्हीलर में भी। फॉर्चून, मिल्क डेयरी वगैरह और मेडिकल वगैरह, इनको छोड़कर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और कोई भी आदमी नाजायज़ तौर पे, अनुचित तौर पे आना जाना नहीं होगा। हम बड़ी सख्ती के साथ आदेश की पालना कर रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति बिना पूछे बिना चेकिंग किए हुए नहीं जाने दे रहे हैं। अगर किसी की जायज़ बातें हैं, कोई मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है या कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, केवल उसी को जाने दिया जा रहा है। बाकी कोई भी व्यक्ति बिना उसके नहीं जा रहा है। और ये जो आदेश हैं इनकी सख्ती से पालना हो रही है। तो पूरी मार्केट एकदम बंद है? सारी मार्केट केवल सुबह और शाम का टाइम जो अलग अलग टाइम दिए हुए हैं प्रशासन ने, 6 से 11 और 5 से 7, केवल उसी टाइम पे खुली जा रही हैं। अदरवाइज सभी कंप्लीट पूरा 2 नंबर कंप्लीट बंद है। अगर कोई उल्लंघना करता नजर आ रहा है, बहानेबाजी करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगता है हमें अब ये केवल टाइम पास कर रहा है, कोई मस्ती में घूम रहा है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उनका मैनेजमेंट डिजास्टर के अनुसार और 144 के अनुसार धारा 188 की कार्रवाई कर रहे हैं। और बिना चालान कोविड का कोई बिना मास्क के घूम रहे हैं उसका चालान कर रहे हैं, मास्क के चालान हो रहे हैं। और खबरों में बात करेंगे अब नूह की। आपको बता दें कि नूह में भी लगातार कोरोना के केस अब बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस लोगों को जागरूक करने के अलग अलग प्रयास कर रही है। इसके चलते पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर से एक फ्लैग मार्च निकाला है और लोगों से कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है, जिसके चलते जिले के कई शहरों में आम जनता को बढ़ते कोरोना केसों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। संक्रमण से बचे रहने के लिए शासन प्रशासन द्वारा सभी जिले वासियों से प्रतिदिन विभिन्न तरीकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील की जा रही है। तो वहीं फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा बीती 3 मई से ही सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं जिले में कोरोना के मामलों को देखते हुए दिन प्रतिदिन जो केस बढ़ रहे हैं, उसके चलते डीएसपी हेडक्वार्टर से ने पुलिस बल के साथ मिलकर पहले नूह शहर में फ्लैग मार्च निकाला और उसके बाद तावड़ू शहर में फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी सुधीर तनेजा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए जिला प्रशासन नई गाइडलाइनें जारी कर रहा है। आप लोगों से अपील है कि अपने घर में रहे, डबल मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार-बार हाथ धोएं और सामान्य दूरी बनाए रखें। अभी हमने नूह शहर में समझाया और नूह के गांव के देहात के एरिया में लोगों को समझाते हैं। अभी हम तावड़ू में पहुंचे हैं। तावड़ू में भी लोगों को, दुकानदारों को समझाया जा रहा है कि इनकी लॉकडाउन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं जो आपको प्राप्त हैं, उसी संबंध में अपना काम करें। और हमारी सारी फोर्स हमारे साथ साथ चल रही है शहर के अंदर। एसडीएम तावड़ू भी हमारे साथ है और लोगों को बताया जा रहा है कि आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, डबल मास्क करें और अपने घरों में रहें, इसी में ही बचाव है। और अपने टीका 18 साल से उम्र के अधिक वाले लोग अपना इंजेक्शन लगवाएं और अपने जीवन को बचाएं। सर, खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है या उनके लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए किस समय से किस समय तक वो अपना शॉप को खोल पाएंगे या क्या कुछ खुल पाएगी या कुछ बंद रहेंगे? अब यह आदेश आया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक करियाना की दुकानें, जो आवश्यक आपूर्ति की दुकानें हैं, 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलवाई जा रही हैं और खोली जा रही हैं। लोगों को ज़्यादा नहीं आने दिया जा रहा है। थोड़े लोगों को कह दिया अपना धीरे धीरे अपना सामान खरीदते रहें और असुविधा किसी को ना होने। सर, काफ़ी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई आपकी तरफ की? जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके हो रही है। जैसे पीछे कैनरा बैंक था तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जो बाहर लोग खड़े थे, ना कोई गार्ड था उनका, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, तो उनके इंस्ट्रक्शन भी उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसी प्रकार बाकी जो दुकानदार इन सबको डायरेक्शन दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूज़ करें, मास्क पहने। पहले जैसे हमने इनका टाइमिंग अपने स्तर पे सब डिवीजन लेवल पे हमने इनका सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक का कर दिया गया था, परंतु अभी काफ़ी डायरेक्शन आई कि 6 से लेकर 11 बजे तक रहेगा। तो सिर्फ मेडिकल स्टोर को छोड़ के बाकी जो एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हैं, जैसे आपकी किराना स्टोर हो गया, डेयरीज होगी और बाकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको सिर्फ 6 से 11 अलाउ किया गया, सब्जी वगैरह। सर, OD1 के हिसाब से खोली जा रही है या फिर सारी दुकानें खुल रही है? कैसे हमारे यहाँ पे हमने जो 15 वार्ड हमारे 2-2 हर वार्ड के हिसाब से 2-2 हमने सब्जी की रेहड़ियाँ और एक फ्रूट की रेहड़ी हमने अलाउ की है, परमिशन दी है। किसी वार्ड में अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनकी हम सब्जी की रेहड़ी या फ्रूट की रेहड़ी बढ़ा देंगे।
बाकी जो शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप होगी और किरियाना स्टोर होगा, ये सभी OD1 के तहत। फिर क्या दिशा निर्देश अपनी गिरफ्तार पब्लिक को देना चाह रहे हैं? क्या दिशा निर्देश यही है कि लॉकडाउन की पूर्णतः पालना की जाए। जो हमारे और मैं बात करेंगे महम की। महम के समान अस्पताल तो खुद ही बीमार है, लोगों का इलाज आखिरकार कैसे होगा? ये महम की जनता के लिए घातक साबित हो रहा है। अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोरोना की दवाइयाँ। तो ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों का इलाज आखिरकार होगा कैसे। इससे पहले राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और महम विधायक बलराज कुंडू तक अस्पताल का दौरा कर चुके हैं और आश्वासन दिया है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं रही कसर ठेके पर लगे कर्मचारियों को ठेकेदार और एसएमओ की मिलीभगत से 9 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसके समर्थन में सभी ठेके पर लगे 52 कर्मचारियों ने अस्पताल में धरने पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कर्मचारियों ने धरना दिया, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल कर ये आई कि 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होकर भी धरने में बैठे हैं। इस बात को लेकर कर्मचारियों ने एसएमओ से बात करनी चाहिए, तो एसएमओ डॉक्टर शिवानी मान ने कहा कि तुम सभी अपने घर भाग जाओ और आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसे कर्मचारियों ने धरना देकर अपना रोष प्रकट करते हुए दोबारा नौकरी पर रखने की गुहार लगाई है। जब पत्रकारों ने एसएमओ डॉक्टर शिवानी मान से बात करी और इस मामले में बात करने की कोशिश की, तो वे भड़क गई और कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिसे कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोप में एसएमओ डॉक्टर शिवानी मान व ठेकेदारों की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है। बहाना लेके जितने मेडिकल स्टोर संचालक हैं सारे के सारे कालाबाजारी पे जुटे हुए हैं। जो कोविड पॉजिटिव के लिए जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो गांव में नहीं मिलती। गांव में नहीं मिलने के बाद पेशेंट जब महम शहर में आता है, शहर के दुकानों पे नहीं मिलती, उसके बाद थकार के लास्ट में उसके पास एक इलाज होता है कि वो सिविल में जाएगा। सिविल में जब हमने पता करा कि तो जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, PCM है, पैराजोल है, स्ट्राजीन है, रेंटेक है, ओफ्लॉक्स है, सेफिक्स है, जो बहुत ज़रूरी है कोविड पॉजिटिव के लिए, वो दवाइयाँ ही नहीं हैं। सरकार लड़ाइयाँ लड़ रही है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। आज हालात ये हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से बीमारी नहीं जाएगी, दवाइयाँ भी चाहिएंगी, ऑक्सीजन भी चाहिए। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 500 रुपये का मिलता था, आज वो 50,000 रुपये में भी नहीं मिला। पहली बात तो क्या है कि पैसे तो आदमी एडजस्ट कर ले कहीं से, है ही नहीं, दवाइयाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से लड़ाइयाँ जीतेंगे? सरकार को चाहिए पूरी दवाइयों की सप्लाई। तो ऑक्सीजन लेवल उनका टेस्ट करवाया था तो 60 पे था, तो यहाँ लेके 23 आ गया, तो यहाँ लगाया इन्होंने। थोड़ी देर तो बहुत बोल के गई हैं कि इनको लेके जाओ। अब इन्होंने हटा ही दिया, कह रहे हम नहीं रखेंगे, आप इनको रोहतक ले जाओ। ना कोई बेड है, ना कोई ऑक्सीजन दे रहा। तो कोविड का टेस्ट आपने कब करवाया था उनका? 26 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया था, उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही। आया उसने निकाल दिया। कितने बंदे हैं सारे? सारे तो हम 56-57 बंदे हैं। सबको निकाल दिया? नहीं, उसमें से 10 बंदे निकाल दिए। अच्छा, क्या ठेकेदार निकाले या प्रशासन ने निकाले? ठेकेदार ने निकाल दिए। कितने साल से थे आप? मैं 5 साल हो गए मेरे को। अच्छा, सभी जो निकाले हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 11 साल हो गए। तो आपकी ड्यूटी किस चीज़ में लगाई हुई? क्लास 4, सारे क्लास 4 ही निकाले हैं। अच्छा, तो क्या कहा सीनियर अधिकारी? तो ऐसे कर रहे हैं, जो जिन बंदों का नाम आया वो तो काम करो, जिनको नहीं आया वो CMO के पास जाओ। तो साथ हैं सभी सारे? हाँ, सभी साथी मेरे साथ हैं। हाँ, हमारी तनख्वाह भी रुकी है। कितने दिन से रुकी? फरवरी मार्च की रुक रही है और अप्रैल का तो पता ही नहीं मिलेगी कि ना मिलेगी। अच्छा, तो क्या मांग आपकी? भारतीय किसान यूनियन ने कृषि आंदोलन को और मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए पानीपत किसान भवन में आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सुधीर जाखड़ को सौंपी गई है। किसान नेता व प्रदेश संगठन मंत्री ने जिम्मेवारी दी और साथ ही कहा कि संगठन को मजबूत करेंगे तभी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी को जिम्मेदारी दी और इसके बाद उन्होंने धन्यवाद किया है। साथ ही कहा कि भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। वहीं संगठन मंत्री ने पश्चिम बंगाल में दंगों के लिए बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। पानीपत के असग्न रोड स्थित किसान भवन में आपातकालीन किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए संगठन के विस्तार के लिए भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चड़ूनी ने
ग्रुप का जिलाध्यक्ष सुधीर जाखड़ को बनाया है और उसके पद की घोषणा करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री हरपाल सिंह सुदेल ने कहा कि सुधीर जाखड़ लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब जिला स्तर पर यूनियन को मजबूत करने की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार से वो पहले यूनियन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर संगठन को मजबूत करेंगे। की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि संगठन जब हम संगठित होंगे तो अच्छी तरह से हम आंदोलन लड़ पाएंगे सरकार के साथ। तो उसी कड़ी में आज पानीपत ज़िले के हम कमेटी का विस्तार करने आए। हमने एक ज़िले का अध्यक्ष यहाँ से हमारे सुधीर जाखड़ जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो पिछले काफ़ी वर्षों से किसानों की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर पानीपत ज़िले में भारतीय किसान चुड़ूनी का जिला अध्यक्ष भाई सुधीर जाखड़ जी को नियुक्त किया है और उम्मीद करते हैं कि भाई सुधीर जाखड़ जी किसानों की लड़ाई निरंतर जैसे पीछे लड़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जोश के साथ अब ये लड़ाई आगे किसानों की जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई से कि सरदार गुरनाम जी चुड़ूनी की नीतियों पर चलकर, उनकी नीतियों पर चलकर भाई यहाँ से पानीपत ज़िले की किसानों को बुलंदियों तक लेके जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है जैसे बंगाल चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं किसान फैक्टर रहा है? जैसे बिल्कुल रहा है भाई, किसान फैक्टर बिल्कुल रहा। और मैं बंगाल वासियों का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे नेता थे, सरदार गुरनाम जी चुड़ूनी, राकेश टिकैत, राज्यवाल, ये सभी बड़े नेता हमारे बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियाँ भी इन्होंने की हैं। और मैं तो दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ बंगाल वासियों को। मेरे लिए गर्व का विषय है कि सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी द्वारा और ज़िले के किसानों ने सर्वसम्मति से मुझे भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान आज बनाया। उसके लिए मेरी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जहां मैं बिना पद के भी लगातार किसानों की आवाज़ को पानीपत ज़िले में उठाता रहा हूं, ऐसे में ज़िले के किसानों ने मुझे अपना चौकीदार एक तरीके से नियुक्त किया है और मैं बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे जो इस आंदोलन में हमें क्रांतिकारी संघर्षशील साथी किसान आंदोलन में मिले हैं, उनको कमेटी से जोड़कर। और कलकत्ता की खबर की ओर, पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों के बाद हिंसा की घटना के बाद देश और प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी के आदेश पर उनके गुंडे आतंक मचा रहे हैं। बीते रोज बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की निंदा करते हुए पानीपत लघु सचिवालय के सामने वो धरने पर बैठ गए। सांसद, मेयर, जिला अध्यक्ष, विधायक व पूर्व मंत्री इस दौरान जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते नजर आए। इस दौरान लॉकडाउन में प्रशासन ने लगाई धारा 144 के लागू होने के बाद भी बीजेपी रोष प्रदर्शन कर रही है। सांसद ने कहा कि वो परमिशन लेकर इस धरने को कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन में महामारी के दौर में रोष प्रदर्शन करने की इजाजत आखिरकार इन्हें कैसे मिली, ये एक बड़ा सवाल है। लघु सचिवालय के सामने बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव उपरांत हिंसा के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के उपरांत जो हिंसा को सुनियोजित करार देते हुए कहा कि मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी नेताओं ने सीएम बनी ममता बनर्जी से हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके चलते पानीपत में भी प्रदेश के 7 धारा 144 लागू है। शादी समारोह और धरने प्रदर्शन, रैली, सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी लघु सचिवालय के सामने बीजेपी के नेताओं ने एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ नाराजगी जताई। उसका एक सीधा मैसेज पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब से थोड़ी देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शपथ लेगी कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा के साथ बिना भेदभाव किए अपने प्रदेश की संविधान के अनुरूप सेवा करूँगी, कार्य करूँगी। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि कल रात हिंदुस्तान के एक प्रदेश पश्चिम बंगाल के अंदर जिसकी मुख्यमंत्री अभी संविधान की शपथ लेगी, उसी के राज्य में उसी के गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ताओं का कत्ल कर दिया गया। वहीं पर 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। आज बताइए, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उसको लेकर आज यहाँ पर एक सिंबॉलिक धरने पर 5 लोग ही बैठे हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम लोग अपने देश के संविधान को किसी भी सूरत में खतरे में नहीं पड़ने देंगे। उसको हम जो बाबा साहब भीमराव बाबा साहब की गारंटी की जिम्मेवारी हर नागरिक की बनती है और हर नागरिक का ये धर्म है कि वो अपने संविधान को बचाए। अन्यथा
इसी प्रकार का नंगा नाच बाकी देश में भी शुरू हो जाएगा जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, इसलिए उसी विश्वास के आधार पर ये हम लोग सिंबॉलिक तौर पर धरने पर बैठे हैं कि ममता दीदी, आपका जो गुंडागर्दी का राज है, आपके जो गुंडे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सकारात्मक भूमिका में रही 100% भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका में रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार में है, हरियाणा में दूसरी बार सरकार में है, पूरे देश में आधे से ज़्यादा स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन कभी भी किसी के लिए भी बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक प्रतिशोध से इस तरह का कार्य नहीं किया। दिल जीतने वाला और प्यार से दिल जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तभी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, लॉकडाउन में धरना से परमिशन लेके 5 लोगों। खबरों में बात करेंगे अब डिप्टी सीएम की। पानीपत के साथ लगते अन्य जिलों को कोरोना के दौरान सुविधा देने के उद्देश्य से पानीपत रिफाइनरी के पास बनने वाले 500 बेड के कोविड अस्पताल का प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निरीक्षण किया है। बालजटान गांव में बन रहे 500 बेड के अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया और कहा कि समय से पहले ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र व प्रदेश सरकार का सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद जताते हुए कहा कि 300 बेड की सुविधा 10 मई तक तैयार हो जाएगी। पानीपत रिफाइनरी से अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जिससे जीटी रोड क्षेत्र के मरीजों को फायदा होगा। शराब ठेके खोलने की असमंजस पर चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रोहतक के गांव रिटौली में एक महीने में कोरोना से 51 लोगों की मौत होने पर चौटाला ने दुख जताया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोविड टेस्ट कराने से लोग बच रहे हैं। इस दौरान चौटाला ने जनता से कोविड टेस्ट समय पर करवाने की अपील की और चौटाला ने संकट के समय में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, इंजेक्शन व ऑक्सीजन का भंडारण को भी गलत बताया है। ऑक्सीजन सपोर्ट के हम बना रहे हैं और उसके लिए जो टारगेट तय किया था, आज निरीक्षण भी उसी लिए है कि उससे एडवांस हम कार्य कर दें। और खुशी है जिस गति के साथ सारे लोगों ने मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट एजेंसीज ने भी काम किया है कि टारगेट 300 बेड का हम 10 तारीख तक अचीव कर लेंगे और उसकी फंक्शनिंग 12 से शुरू कर देंगे। और बचे जो 200 बेड हैं पानीपत, उसको उससे 3 दिन बाद शुरू कर पाएंगे। एक हमारे एडवांटेज इसलिए है कि यहाँ ऑक्सीजन की हमारे पास कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी, क्योंकि रिफाइनरी से डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे नेशनल हाईवे बेल्ट का एक बहुत बड़ा लोड बेयरिंग कैपेसिटी हॉस्पिटल ये बनेगा। मेन आज के दिन जो सप्लाई के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का समय जो है वो एक हिंड्रेंस बना हुआ है और इसीलिए बारी बारी अलग अलग स्थानों पर किल्लत आने की खबर भी आती है, पैनिक भी क्रिएट होता है। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे आग्रह करूँगा कि आप अपने घरों में जब तक आपको डिमांड ना हो किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को, चाहे वो सिलेंडर हो आज के दिन, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे इमरजेंसी यूटिलाइजेशन में आने वाली दवाइयाँ हो, उनको स्टोर ना करें। आज आपकी स्टोरेज से किसी की जान जा सकती है। आप लोग बढ़कर आगे मदद करेंगे तभी हम मैक्सिमम जानों को बचा पाएंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BBM न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।